हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। चलें तो आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एग्जाम्पलर क्वेश्चन का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चले देखते हैं यहां पर। आओ, क्वेश्चन नंबर यहां पर 14, क्वेश्चन नंबर 13 तक था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 14 से देखेंगे अपन वेरी शॉर्ट। आओ, क्या कहता है वो, एन आर्बिट्री सरफेस एंक्लोजेस अ डाइपोल। ठीक है, एक आर्बिट्री सरफेस है, वो डाइपोल एंक्लोज कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उस सरफेस के थ्रू। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, अगर सरफेस में डाइपोल है, ठीक है, तो डाइपोल है मतलब नेट चार्ज जीरो है, मतलब वहां पर चार्ज होते हुए भी नेट चार्ज जीरो है। और अगर एंक्लोज चार्ज जीरो होता है तो आपका फ्लक्स भी जीरो होता है, जो कि आपको पता होगा गॉस लॉ से, है ना। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कहानी, ध्यान देना आप लोग। यहां देखो, आप पहले ये बताओ मुझे, सिंस नेट चार्ज ऑफ डाइपोल कितना होगा। मान लो उसमें चार्ज है एक प्लस क्यू, तो होगा आपका माइनस क्यू। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को कहते हैं ना डाइपोल। ठीक है, तो आप बताओ, ये होगा आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर एंक्लोज चार्ज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बताओ, बाय गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, वो होता है क्या, एंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अब बताओ, एंक्लोज चार्ज जीरो है, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, जीरो। ठीक है, तो यहां पर आपका फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना हो गया, जीरो हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको गॉस लॉ अगर पता है तो आराम से आप इसको डील कर लोगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, देखो ध्यान से। 15th क्वेश्चन में बोलता है वो, अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल, है ना, एक मेटल का स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब अंदर खाली होता है। ठीक है, हैज एन इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। तो इनर रेडियस भी है, आउटर रेडियस भी है, मतलब उस शेल की थिकनेस होगी। ठीक है, ओके। अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, जो अंदर खाली है ना, उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लस Q को रख दिया है वहां पर। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, मतलब इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसको लेकर के डिस्कशन किया हुआ है ना, क्विक रिवीजन में, तो आप लोग उसको जरूर देखना पहले। ठीक है, ओके। अब मुझे निकालनी है इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तभी तो बता पाओगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। चलो पहले डायग्राम देखते हैं, आओ ध्यान देना। ये है मान लो आपका आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस, तो अंदर कैविटी है, अंदर खाली है। ठीक है, ये है सेंटर, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होता है, सेंटर पे रखा हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q। ठीक है, अब क्योंकि ये मेटल है, ठीक है, तो मेटल है तो यहां पर इंडक्शन होगा। तो आप बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे क्या इंड्यूस कराएगा, नेगेटिव इंड्यूस कराएगा।
इंडक्शन की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होता है वो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है ना, एंड सेम वैल्यू का होता है। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है क्विक रिवीजन में। ठीक है, कि इंडक्शन में जिस भी चार्ज का यूज कर रहे हो उसके ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक, चलो, तो यहां पर आपका प्लस क्यू है, तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इनर सरफेस पे। ठीक, एंड जो आपका आउटर सरफेस है उस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस क्यू। ठीक है, क्या होगा? प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि इसके लिए सोर्स कौन होगा? ये। अब इस पे अगर नेगेटिव है तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन आपने इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे क्या निकाल लिया? आपने चार्जेस निकाल ली। अब आपको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर पहला इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा 1 से। ठीक है, तो ये क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना होगा इनर का? माइनस क्यू, और एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस r1 है, तो हो जाएगा आपका 4 पाई r1 स्क्वायर। हाँ है ना? ठीक है, सो दिस इज सिग्मा 1। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखो ध्यान से, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा 2 से। ठीक है, तो आप बताओ आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, और यहां पर उसका एरिया क्या होगा? 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस एंड ऑन आउटर सरफेस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 15। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहानी है वहां पर। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है ना? सवाल को पढ़ते हैं पहले ध्यान से। द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाँ, एटम का जो डायमेंशन है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। सही बात है, बहुत छोटा होता है। Thus, there must be large electric field between the protons and electrons. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, Why then is the electrostatic field inside a conductor zero? तो फिर क्यों किसी कंडक्टर में आपका नेट फील्ड जीरो होता है? ठीक है, होता तो है जीरो, अपन ये बात कर चुके क्विक रिवीजन में, है कि नहीं? कि कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो नेट होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो सुनना ऐसा क्यों? मेरी बात को सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये ड्यू टू एक्सेस चार्ज होता है। हम कह तो रहे हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है ना यार। जब तक कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तब तक वहां पर कोई फील्ड नहीं होगी। तो कंडक्टर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है कि नहीं? ठीक है, तो सुनना ध्यान से, यहां पर कैसे रीजन लिखना है आपको। यहां पर देखो, since electric field is due to excess charges, ठीक है, ठीक है, but in conductor there will be no excess charge.
देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ठीक है, ये कहानी होती है ना। तो ये बड़ा सिंपल था और इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन था, ऐसा कोई यहां पर कैलकुलेशन कुछ रिक्वायर्ड नहीं है यहां पर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 16, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या कहता है, ध्यान देना आप लोग। यहां पर 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। इफ द टोटल चार्ज एंक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0, ठीक है, मतलब किसी सरफेस में एंक्लोज्ड चार्ज अगर 0 है, डज इट इंप्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज 0। मतलब अगर एंक्लोज्ड चार्ज 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ठीक है, देखते हैं, अभी डिस्कशन करेंगे, पहले देखते हैं सवाल को पहले, है ना। तो पहला सवाल इसका यह है कि अगर एंक्लोज्ड चार्ज 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगा। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं। कन्वर्सली, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज 0, डज इट इंप्लाई दैट नेट चार्ज इनसाइड इज 0। मतलब बोल रहा है वो कि अगर एंक्लोज्ड चार्ज 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या उसका उल्टा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या नेट चार्ज 0 होगा एंक्लोज वाला। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए अपन को एक लॉ यूज करना होगा, दैट इज गॉस लॉ, है ना। आओ उसका इस्तेमाल करते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, ठीक है। आप बताओ, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, और फ्लक्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, आपका जो फ्लक्स है उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, अब बताओ, केस 1 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें एंक्लोज चार्ज 0 बोल रहा है ना। ठीक है, आओ देखो ध्यान से यहां पर, केस 1, ठीक है, सिंस एंक्लोज चार्ज इज 0, यहां पर एंक्लोज चार्ज कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ, मतलब इसका राइट हैंड साइड 0 है तो क्या उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बताओ, इसका राइट हैंड साइड 0 है अगर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना पड़ेगा क्या, नहीं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो भी ये राइट हैंड साइड 0 के बराबर हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो भी तो इनका डॉट 0 हो सकता है कि नहीं। मतलब मैंने ये कहा कि ये वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद 0 हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है कि नहीं। तो आप ये बोलो कि इनका डॉट 0 में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन 0 होकर के अगर परपेंडिकुलर हुआ डीएस के, ठीक है, तो भी आपका 0 हो सकता है। मतलब यहां पर ये जो कह रहा है ना कि इंक्लोज चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, नॉट नेसेसरी। आप कंफर्मली नहीं बोल सकते यहां पर, है कि नहीं। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0, may be 0, or electric field may be perpendicular to ds vector, है कि नहीं। ठीक है, therefore it does not imply that electric field necessarily be 0, ऐसा नहीं बोल सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं। मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। इज इट क्लियर। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेटमेंट है कन्वर्स वाला, उसको लेके हम कहानी बोलते हैं। क्या कहानी है, ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो, यहां ध्यान देना।
केस 2 में, केस 2 में क्या कहानी है? बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो एंक्लोज चार्ज क्या जीरो होगा? देखो ध्यान से, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू एंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड जीरो कंफर्म हो गया ना भाई? E डॉट ds में अगर E जीरो है तो पूरा आपका डॉट जीरो ही होना है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा देयरफॉर जीरो इक्वल टू Q एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर Q एंक्लोज कितना हो गया? जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट, जीरो, मतलब यस एंक्लोज चार्ज आपका जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है तो, हाँ है ना, ठीक है, तो यहां पर जो कन्वर्स वाला स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं यहां पर, ठीक है, मतलब मैं कहूंगा कि एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के क्वेश्चन को डील करने के लिए ना आप मजबूर हो जाओगे कि हां चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चंस बन पाएंगे हमसे, ठीक है, तो एग्जाम्पलर वैसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, यहां पर सिंपल अपन को स्केच करना है। आओ देखो ध्यान से, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्केच करना है अपन को, है ना, मतलब पैटर्न शो करना है कैसा होगा पैटर्न, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी ना, बाहर की तरफ निकलेंगी ना, पॉजिटिव से फील्ड निकलती है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर फील्ड लाइन कैसी होंगी? ऐसी होंगी, मानते हो? यहां पर फील्ड लाइन कैसी होंगी? ऐसी होंगी, है कि नहीं? ठीक है, और जो इसका टॉप सरफेस है उसमें सरकमफरेंस पे होगा ना चार्ज, ठीक है, तो यहां पर कैसा होगा फील्ड लाइंस? ऐसा होगा, ये अंदर की तरफ होगा ऐसा, ये देखो ये आपका सरफेस है ना, मतलब ये जो आपका सरकमफरेंस है ये ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, तो वो थोड़ा सा ऐसा आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसा, वो क्या अंदर की तरफ है तो वो शो नहीं कर पाएंगे इसमें, तो मैं इसका टॉप व्यू बना के देता हूं आपको, टॉप व्यू, ठीक है, देखो ध्यान से, टॉप व्यू, ऊपर आपको क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा टॉप व्यू में, ठीक है, तो कैसा फील्ड लाइन होगा उसका? ऐसा, ऐसा बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये होगा, ये टॉप व्यू है कि नहीं? ठीक है, मतलब जब ऊपर देखोगे ना सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है, ऐसा टॉप व्यू में, ठीक, ये उसका साइड व्यू है, ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें स्केचिंग बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फील्ड लाइंस होना चाहिए वो पॉजिटिव से निकलना चाहिए और रेडियली निकलना चाहिए, परपेंडिकुलरली निकलना चाहिए, ठीक। चलो, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। 19th क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान देना, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट, ठीक है, देखो ध्यान से, एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब के सारे फेसेस से, ठीक है, कितना फ्लक्स पास होगा, मतलब किसी इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये अपन को निकालना है फॉर डिफरेंट लोकेशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पर, तो पहला यहां पर क्या है, कहां पर रखा है चार्ज को? एट ए अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ये देखो एट ए कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब के कॉर्नर पे अगर हम क्यू चार्ज को रखें
तो कितना फ्लक्स होगा उस क्यूब के थ्रू, ये अपन को बताना है ना। तो यहां पर सिमेट्री कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं अलग से यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान देना। ये देखो, ये आपका क्यूब है, यहां पर रखा हुआ है वो चार्ज क्यू। अब सुनना ध्यान से, इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या सारी की सारी फील्ड लाइंस उस क्यूब के अंदर से जाएंगी क्या? नहीं भाई, कुछ फील्ड लाइंस तो बाहर भी निकलेंगी ना, ऐसे है कि नहीं, और कुछ अंदर भी जाएंगी इसके, है कि नहीं। और ये बताओ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फील्ड लाइंस निकलती है किसी चार्ज से, वो कितनी होती है, मतलब टोटल फ्लक्स कितनी होती है? वो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकलेंगे उस चार्ज Q से। क्या ये पूरा इस क्यूब के अंदर से जाएगा क्या? नहीं, बहुत सारा जो फील्ड लाइंस है वो बाहर भी निकल रहा है। तो हमें यह बताना है कि उस पूरे फील्ड लाइंस का, मतलब पूरे फ्लक्स का कितना पोर्शन उस क्यूब के अंदर से जाएगा। तो उसके लिए सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, है ना। आओ करते हैं, ध्यान देना बस। यहां पर देखो, ठीक है, ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, ये यहां पर बहुत सारे क्यूब्स को अरेंज करूंगा मैं, और ऐसा अरेंजमेंट करूंगा ताकि ये जो क्यू है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, मतलब वो एंक्लोज बन जाए, एंक्लोज्ड। मुझे इस क्यू को एंक्लोज बनवाना है, एंक्लोज, अंदर आना चाहिए इसको, ठीक है। ध्यान देना कैसे। देखो ध्यान से, अभी भी ये जो चार्ज है ना वो सरफेस पे ही है, ये जो चार्ज है वो भी सरफेस पे ही है, लेकिन अभी यहां पर 4 क्यूब आ गया ना, 4 क्यूब। ऐसे ही 4 क्यूब बाहर की तरफ भी होंगे, है ना, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब ऐसे ही 4 क्यूब आपके बाहर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही 4 क्यूब अगर बाहर की तरफ आप इमेजिन करोगे, मतलब बाहर, और यहां पर ये 2 क्यूब और 2 क्यूब ऐसे लगाओगे, तो जैसी 4 क्यूब और लगाओगे यहां पर, ये जो क्यू चार्ज है, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, मतलब एंक्लोज बन जाएगा वो, है कि नहीं। अब बताओ, मतलब इस क्यू चार्ज को अगर एंक्लोज बनाना है तो मुझे 8 क्यूब लेना पड़ेगा, 8 क्यूब, ठीक है। और उस 8 क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास होंगी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होंगी ना भाई। यहां पर अगर इसमें पूरे 8 क्यूब्स का अरेंजमेंट कर लोगे तो आपका ये जो Q चार्ज है वो एंक्लोज चार्ज बन जाएगा, है ना। तो पूरे 8 क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास होंगी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होंगी। तो अब यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हैं कि 8 क्यूब से, ठीक है, अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास हो रही हैं तो 1 क्यूब से कितनी पास होंगी, उसका 1/8 पास होंगी ना, क्योंकि मुझे तो एक ही क्यूब के थ्रू निकालना है ना फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, टोटल फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू होगा ना इसका 1/8, मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट।
है ना। तो एक क्यूब से कितनी होंगी 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर सिमेट्री कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा अपन को, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। जब कॉर्नर में रखा होगा तो क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पोजीशन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। अगर यहां पर चार्ज, ठीक है, कहां रखा हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, एज के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, वो बी पॉइंट है, ये देखो ये बी पॉइंट है, यहां पर रखा हुआ है आपका चार्ज, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे फिर से क्यूब लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, ताकि वो एंक्लोज बन जाए चार्ज। आओ देखते हैं, ध्यान देना, देखो ध्यान से। ये है आपका वो पॉइंट चार्ज, ये आपका चार्ज है क्यू, यहां पर रखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप कैसे इंक्लोज बनाओगे इसको, देखो ध्यान से। यहां पर कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे ताकि ये एंक्लोज बन जाए, एंक्लोज। तो आप सोच पा रहे होगे कि 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे, 4 क्यूब। कैसे, देखो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये 4 क्यूब लगा दिए तो आपका ये चार्ज एंक्लोज बना कि नहीं बना, एंक्लोज, ठीक है। अब बताओ इस 4 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एक क्यूब से कितना होगा, उसका 1/4 है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो टोटल फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब्स इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका टोटल फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 होगा पूरे का, ठीक है, एक क्यूब के थ्रू, है ना। मतलब अपन को यहां पर कॉन्सेप्ट जो फॉलो करना है ना, वो ये कि आपको उस चार्ज को एंक्लोज बनाना पड़ेगा, एंक्लोज्ड, ठीक है, तब ये काम हो पाएगा, है ना। चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी सेकेंड वाले पार्ट की। चलो अब देखते हैं तीसरे में कहां पर लोकेशन बोल रहा है वो, ठीक है, ध्यान देना बस। देखो तीसरा वाला जो लोकेशन है, एट सी सेंटर ऑफ अ फेस ऑफ क्यूब, मतलब कहां पर रखा हुआ है, फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, यहां पर चार्ज है। तो इसको तो हम इंक्लोज बना लेंगे सिर्फ 2 क्यूब रख करके यार, ठीक है। आओ दिखाता हूं मैं आपको, देखो जो आपका तीसरा वाला है, देखो यहां पर रखा हुआ है आपका क्यूब, ठीक है, सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। तो इसको एंक्लोज बनाना है, एंक्लोज अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या इमेजिन करना होगा, एक और क्यूब, एक और क्यूब। अब बताओ जैसे मैंने एक और क्यूब लगाया बाजू में, तो आपका ये चार्ज क्या हो गया, एंक्लोज हो गया, एंक्लोज है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ इस 2 क्यूब से कितना आपका टोटल फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो भी फ्लक्स निकलेंगी यहां से, ठीक है, उस 2 क्यूब से पास होंगी, है कि नहीं, एंक्लोज बन गया आपका ये क्यू चार्ज, ठीक है। तो आप बताओ 2 क्यूब से आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, तो 1 क्यूब से कितना होगा, उसका हाफ, ठीक है। तो देखो ध्यान से,
सिंस टोटल फ्लक्स थ्रू टू क्यूब is Q upon एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप बताओ यहां पर therefore फ्लक्स थ्रू वन क्यूब कितना होगा आपका, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी होगी आपकी, है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल सा आपका थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं यहां पर फोर्थ पार्ट, वहां पर लोकेशन क्या है चार्ज क्यू का। देखो ध्यान से देखो, अब यहां पर चार्ज रखा हुआ है डी, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। देखो मतलब यहां पर सी और बी के मिड पॉइंट पे यहां पर रखा हुआ है चार्ज डी पर, है कि नहीं। तो ये भी सेम आंसर होगा, बस तुम थोड़ा सा इमेजिन करना, है ना। अब लेकिन तुम लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है, ध्यान देना बस फोर्थ वाले पार्ट में। देखो आपका यहां पर चार्ज था ना, ये देखो ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था, यहां पर रखा हुआ है ना चार्ज। तो इसको भी इंक्लोज बनाने के लिए मुझे एक ही क्यूब लगाना पड़ेगा, तो अपने आप ये चार्ज अंदर आ जाएगा, है कि नहीं, उस दो क्यूब के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहां पर भी यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो पूरे दो क्यूब से कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना होगा, उसका हाफ। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर देखो, सिंस टोटल फ्लक्स थ्रू टू क्यूब्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना होगा, उसका आधा। Therefore फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा सारे चारों पार्ट्स का आंसर आपका। बस आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जिसके थ्रू वो फ्लक्स पूछ रहा है उसका जो लोकेशन है ना, क्या वहां से फील्ड लाइन जो निकलेंगी सारी उसमें से पास होंगी, क्या नहीं होंगी। अगर मतलब वो अगर इंक्लोज नहीं है तो उसको इंक्लोज बनाओ, घेरो उसको, है ना। तो पहले वाले केस में कॉर्नर में रखा हुआ था, मैंने 8 क्यूब बनाया यहां पर, तब जाके वो घिरा हमसे। तो 8 क्यूब के थ्रू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के थ्रू कितना, 1/8। ऐसे करके अपने इंक्लोज बनाया, फिर निकाला आंसर। ठीक है, तो ये था आपका, अच्छा सवाल था, एग्जाम में आता भी है ना। चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर भी आपका खत्म होता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे आपको जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उस पर जो भी कैटेगरीज देखनी है आपको, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो, या फिर आपके कंसेप्ट वीडियोस हो, है ना, जो भी हो उसमें आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना है ना, तो यहां पर आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आपको उनके चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, फिर जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसको क्लिक करोगे, ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपल, है ना, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलें, बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।